हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा काय और मैं रजत गौड़े फिर से स्वागत करता हूं आपका आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन की एक नई वीडियो के अंदर। तो पिछली बारी हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मनी और फॉर्म्स ऑफ मनी को अच्छे से निपटा लिया था। अब बारी है इस चैप्टर को समाप्त करने की सप्लाई ऑफ मनी के साथ। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? सप्लाई ऑफ मनी। कौन सा कलर लें? ये नहीं, ये तो सेम सेम हो जाएंगे, ये ले लेते हैं। ओके, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? तो सप्लाई ऑफ मनी का स्टॉक कांसेप्ट। एक्चुअल में स्टॉक कांसेप्ट क्या है, फ्लो कांसेप्ट क्या है, इसे मैं ऑलरेडी समझा देता हूं क्योंकि ये जो कांसेप्ट है एक्चुअल के अंदर आपके नेशनल इनकम के अंदर आएगा, पर मैं आपको फ्लो बता देता हूं क्या होता है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टॉक कांसेप्ट क्या होता है और फ्लो कांसेप्ट क्या होता है? स्टॉक कांसेप्ट वो कांसेप्ट होता है, दोनों कांसेप्ट्स को देखा जाए स्टॉक और फ्लो दोनों ही मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। यानी कि जो चीज आप मेजर करते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप कोई चीज मेजर कर रहे हो ना, उस चीज को हम क्या कहते हैं? स्टॉक कांसेप्ट। और जो कांसेप्ट जिसके अंदर मेजरमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो कांसेप्ट कहते हैं। ओके, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या स्टॉक कांसेप्ट है, 1 मार्कर है ये, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मेरे नोट्स की पीडीएफ यहाँ पे आ चुकी होगी, स्टार्टिंग में आ चुकी होगी या एंड के अंदर आ चुकी होती है। आप वहां पे जाइए, नोट्स को अच्छे से लीजिए वहां पे मेरे इंस्टाग्राम पर से और उन्हें डाउनलोड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास फोन में पड़े बना डिस्ट्रैक्शंस। ओके, इट रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि हम लोगों के पास, वी द पीपल ऑफ द कंट्री, हमारे पास जितना भी पैसा, उन सब पैसों की जो सप्लाई है ना, उसे क्या कहा जाता है? सप्लाई ऑफ मनी के अंदर कंसीडर किया जाता है। ओके, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने क्या कहा था? स्टॉक कांसेप्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर किया जाता है। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ही तो मेजर किया गया है। अब सप्लाई ऑफ मनी कुछ चीजों को इंक्लूड नहीं करता क्या? और इसका जवाब जो है ना, वो उसकी डेफिनेशन के अंदर, मैंने डेफिनेशन के अंदर एक चीज कही थी क्या, कि किस चीज को रेफर करता है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। अब ऐसा भी तो पैसा है जो लोगों के पास नहीं है, जो सरकारों के पास है, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम के पास है। क्या हम लोगों के पास है क्या वो पैसा? नहीं है। तो सप्लाई ऑफ मनी उन पैसों को इंक्लूड नहीं करती है। ओके, सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करती? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के पास है सप्लाई ऑफ मनी के, तो हम लोगों के पैसों की बात करेंगे तो सरकार के पैसा हमें नहीं देखना। ना ही स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री के अंदर हमारे कमर्शियल बैंक भी आते हैं, सेंट्रल बैंक भी आता है। आगे इसके अंदर एक टॉपिक आएगा, हु सप्लाइज मनी, की मनी को सप्लाई कौन करता है? तो आंसर बताओ कौन है? यही है आपके सप्लायर ऑफ मनी, आपकी गवर्नमेंट, आपकी बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है हमारे सेंट्रल बैंक, जो कि पूरी इंडिया के अंदर एक है और हर एक कंट्री के अंदर एक ही होता है। जैसे हमारे इंडिया का क्या कौन सा सेंट्रल बैंक है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और देखो दूसरा देखा जाए वो है बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो उनके अंडर आते हैं। सॉरी, दे आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज sorry guys, they are not included because they are not included because they are the suppliers of the money। क्यों? क्योंकि वो सप्लायर्स है मनी के अंदर। मैंने बताया ना, यही तो लोग हैं जो मनी को सप्लाई करते हैं, जो मनी को रेगुलेट करते हैं। अगला जो चैप्टर है ना बैंकिंग, उसके अंदर आप लोग जानोगे कि ये लोग पैसों को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। क्योंकि दो तरीके से पैसा रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? या तो जो इकोनॉमी है, जो अगर मान लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबल है, या तो उस इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ाना हो। कौन सी केस के अंदर? जब मंदी चल रही हो, जो लोगों के पास पैसे ना, उस केस में बढ़ाना हो, वो भी ये बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट ही करती है। और अगर पैसा बहुत ज्यादा है, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा है, उसे घटाना हो, यानी कि स्टेबल पोजीशन के अंदर लाना हो, तब उस केस के अंदर भी यही काम करते हैं। तो ये लोग कौन है? सप्लायर्स ऑफ मनी और स्टॉक ऑफ मनी वो नहीं पैसा कंसीडर करता जो सप्लायर्स ऑफ मनी के पास है। तो हम क्या इससे एक सारांश निकाल सकते हैं? सारांश यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है? सप्लाई ऑफ मनी जो है रेफर टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दोस्त हु डिमांड मनी। जो लोग पैसे की डिमांड करते हैं, जो लोग पैसों की डिमांड करते हैं, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, नॉट द वन हु सप्लाई मनी। सप्लायर्स ऑफ मनी कौन है? गवर्नमेंट, बैंक, हमारे बैंकिंग सिस्टम। और डिमांड कौन करता है? हम लोग ही तो पैसा लेते हैं। किस पर्पस से? इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव पर्पस से। तो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, जिससे तो मनी सप्लाई ऊपर और नीचे होती है। ये सारे कंसेप्ट है ना, आपको थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग भले ही लग रहे होंगे, पर मेरे सबसे पूरा जो है ना कंप्लीट जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, इसका पूरा गो थ्रू करोगे ना, क्योंकि पता है ये मनी के अंदर ये ना कंसेप्ट छोड़ने का मजा है, क्योंकि आपके मन में एक क्यूरियोसिटी सी आ जाती है कि यार अब जानेंगे यार इसका मतलब क्या। और जब बैंकिंग के अंदर इसके साफ साफ से जवाब आपको पता चल जाते हैं दोनों यूनिट्स को एक साथ करने के बाद, तब आपको मजा सा आने लग पड़ता है चैप्टर के अंदर। अच्छा, वो जो बात थी ना वो इस चीज से रिलेटेड थी, क्योंकि लॉ ऑफ जो है ना, ये क्या नाम लेते हैं, जो लॉ ऑफ जो कॉन्टिन्यूटी का जो लॉ होते हैं, जो मतलब एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, सॉरी हाँ, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है ना, वो यहाँ पे पॉसिबल होता है क्योंकि आप मनी को पढ़ते हो। आपको फिर बैंकिंग के अंदर कुछ ऐसे टर्म समझ में आते हैं जिसे आप जब मनी को वापस पढ़ते हो ना,
यानी कि दोनों चैप्टर्स की वीडियो को जब अच्छे से गो थ्रू करके खुद पढ़ने बैठोगे ना, तब आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छे से बैठ जाएंगी और आपको मजा भी आएगा पढ़ने का। क्योंकि पढ़ाई तभी अच्छे से हो पाएगी जब पढ़ाई का क्या होगा, मजा आएगा यार, हमें पढ़ने में मजा आएगा तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अगला हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है। क्या है हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब हम जो मनी सप्लाई है उसे मेजर भी करना होता है हमें। अब इसके लिए देखा जाए 4 अलग अलग मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4, और इनमें से 3 आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, M1 है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक MCQ आ जाता है काफी बारी, पर क्योंकि सीबीएसई काफी सालों से डाल नहीं रहा, पहले जब ये 4 होते थे ना तब बहुत अच्छे से समझाया जाता था, तब अच्छे से मतलब आते भी थे ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन अब आने के ज्यादा चांसेस नहीं है, पर फिर भी मैं वो करवाऊंगा, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर कवर्ड है। ओके, M1 मेजरमेंट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस मेजरमेंट मनी सप्लाई, जो M1 है, M1 यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रहा है? मनी सप्लाई को। ओके, किस चीज को रेफर कर रहा है? मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई किस तरीके से कैलकुलेट कर दी जा सकती है? हम कहते हैं C प्लस डी डी प्लस ओडी। मेरे साथ साथ बोलो, क्यों सी है? C प्लस डी डी प्लस ओडी, C प्लस डी डी प्लस ओडी। C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। जो हम लोगों के पास पैसे हैं हेल्ड बाय द कंट्री, इट इंक्लूड पेपर, नोट्स एंड कॉइन। जो भी आपके पास अभी करेक्ट ना, आपकी जेब के अंदर जो भी 10 रुपए का नोट पड़ा हो, 1-2 की चिल्लरे पड़ी हो, जो भी आपका जो भी पैसा अभी, वो सारा पैसा क्या है? सी के अंदर आता है, डेट इज करेंसी के अंदर। फिर आता है डिमांड डिपॉजिट। काफी थोड़े ऐसे होंगे कि सर हम तो अपने पास पैसा नहीं रखते, हमारा सारा पैसा बैंक के अंदर है, वो कहते हैं ये भी आएगा इसके अंदर, डीडी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद अ कमर्शियल बैंक। these are the checkable deposit which can be withdrawn anytime and transferable anytime on demand। ये जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर नहीं, एक्चुअली हम बैंकिंग के टॉपिक के अंदर। ओके, बैंकिंग के टॉपिक के अंदर आपको पता चल जाएगा चेकेबल डिपॉजिट कौन सा होता है। 2 तरीके डिपॉजिट होते हैं, मैं जनरली लिखूं, आपके है ना बैंक के अंदर 2 तरीके से पैसा रखते हो, या तो अपने फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हो जिन्हें आप एफडी कहते हो, एफडी करवा लेते हो। पर एक चीज, एफडी के अंदर आप पैसा निकलवा सकते हो, एफडी से नहीं सर, वो तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, इसलिए तो उन्हें फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर आप जब मर्जी पैसा निकाल सकते हो, जब मर्जी पैसा डाल सकते हो। तो ऐसे डिपॉजिट को कौन से डिपॉजिट कहा जाता है? चेकेबल डिपॉजिट। आप उनका चेक इशू कर सकते हो, हासिल कर सकते हैं। क्या वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं? नहीं सर, उसके अंदर जब मर्जी पैसा डाला, जब मर्जी पैसा निकाला। तो वो कौन से हैं? तो इनके अंदर डिमांड डिपॉजिट भी आते हैं। अब काफी और होते हैं कि सर नो सर, हम थोड़े हम बैंकों के अंदर भरोसा नहीं करते सर, मेरा पैसा नबार्ड में पड़ा है सर, मेरा तो उस कंट्री के फॉरेन बैंक में पड़ा है। हम कहते हैं रुको बेटा, सब्र करो, हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, ज्यादा चिंता नहीं लेने का। वो कहते हैं अदर डिपॉजिट्स which include, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड। ओके, वैसे ये थोड़ा मैंने एग्जैगरेट करके पॉइंट बोल दिया था, चलो छोड़ देना, वो पहले वाले एग्जांपल में याद रखना कि नबार्ड के अंदर हमारे पास उड़ा है, ठीक है, वाला नहीं। ओके, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई और फॉरेन सेंट्रल बैंक। जो बंदे कह रहे हैं कि सर हम तो इंडिया के बैंक के अंदर भरोसा नहीं करते, हमारा तो बैंक का अकाउंट बाहर है, वी आर द हम थोड़ा यूएसए के बैंक के अंदर ज्यादा भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, डिमांड डिपॉजिट जो भी है आरबीआई के पास, आपके कहां पे? फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फॉरेन सेंट्रल बैंक के पास। भले दूसरे देश के प्रधानमंत्री के अंदर की जेब के अंदर भी पैसा रखा, वो भी हम गिन लेंगे। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनके अंदर भी जो पैसा लगा वो सारा का सारा मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है। अब कुछ चीजें जो इंक्लूड नहीं करती, वही मनी सप्लाई और मनी के अंदर 2 चीजें थी, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट विद आरबीआई, डिपॉजिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। ये दोनों तो ऐसा लग रहा है नेग्लेक्टेड है, अभी तो ये नेग्लेक्टेड लग रहा है, पर अगला टॉपिक की हेडिंग देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि सर आप पता चल जाएगा कि इन दोनों का रोल क्या है, जिन्हें हम अभी तक नेग्लेक्टेड बोल रहे थे ना, अब हु सप्लाइज मनी के अंदर उनका बहुत ही मेजर रोल है। ओके, हु सप्लाइज मनी, सर पैसा कौन सप्लाई करता है हमारे देश के अंदर? मैं कहता हूं वही आपके सप्लायर्स ऑफ मनी। 3 नाम कौन कौन से? बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री के अंदर हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला नाम इसके अंदर गवर्नमेंट, दूसरा नाम बैंकिंग सिस्टम है सेंट्रल बैंक, सभी बैंकों का राजा सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक और आरबीआई। दूसरा बैंक कौन से? कमर्शियल बैंक, जितने भी बाकी सारे बैंक होते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। ओके, मनी बेसिकली सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, या तो सरकार करती है, कमर्शियल बैंक करती है या सेंट्रल बैंक करती है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है वो इशू करती है, क्या इशू करती है? ऑल द कॉइन्स अंडर द कॉइनेज एक्ट। याद रखना, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे कॉइन जो है वो किसके अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं? कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग इशू किए जाते हैं। and then that is along with the 1 rupee note। और एक और यहाँ पे मतलब क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ मैं, पर फिर भी बताना मेरा वापस फर्ज बनता है, क्योंकि जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो मैंने फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस कंसेप्ट को।
वापस बता देता हूँ मैं। इसके अंदर हम कहाँ पे था, हाँ, जो पैसे है ना आपके, जो भी पैसे हैं, अगर आपके जितने भी कॉइन्स हैं, भले 5 रुपए का सिक्का हो, 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो या 20 का भी हो, ठीक है, वो सारे के सारे जो भी सिक्के हैं वो सब कहाँ पे होते हैं, सॉरी, हाँ, वो ये जितने भी सिक्के हैं ये कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। ये कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे के सारे कॉइन्स को इशू करता है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है क्या आर ऑल द कॉइन्स इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका आंसर क्या है, ट्रू। लेकिन अगर आ जाए आर ऑल द नोट्स इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो आप कहोगे नहीं, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिर्फ एक तरीके का नोट बनाती है, जो कि कौन सा, 1 रुपए का नोट बनाती है, सिर्फ कौन सा नोट बनाती है, सिर्फ 1 रुपए का नोट बनाती है। बाकी सारे के सारे कॉइन्स बनाते हैं, बाकी जितने भी आपके नोट्स हैं, 5 रुपए का नोट हो गया, 10 रुपए का नोट हो गया, 20 का हो गया, 500 का हो गया, 2000 का हो गया, 100 का हो गया, 200 का हो गया, सारे के सारे नोट जो है ये सारे के सारे कौन बनाती है, आरबीआई करवाती है, सॉरी, आरबीआई करवाती है। सारे के सारे नोट्स इशू कौन करवाती है, आरबीआई करवाती है। किसके गाइडेंस के अंदर, मतलब किसके ऑर्डर्स के ऊपर, फिएट मनी के अंदर कंसेप्ट में क्या था, किसके ऑर्डर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर। ओके, with 1 rupee note, money is basically supplied by the central bank. इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन, on RBI, who supplies money according to the minimum reserve system। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि सर आरबीआई पैसा किसके अकॉर्डिंग छापती है। आपको कैसे ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट मिलेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन एक और सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, वो कौन सा होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर देती है गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार आरबीआई नीड टू मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़। आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है क्या, एक मिनिमम रिजर्व, कितने का, 200 करोड़ का, जिनमें से 115 करोड़ जो है ना, जिनमें से 200 करोड़ का है, 200 करोड़ में से कितने का है गाइस, 200 करोड़ का है। अब ये 200 करोड़ दो पार्ट्स के अंदर है, इनमें से 200 करोड़ में से 115 करोड़ का तो क्या है आपके पास, गोल्ड। 115 करोड़ का क्या आपके पास, गोल्ड है। और जो बचे हुए 85 करोड़ है, इनका क्या है आपके पास, फॉरेन सिक्योरिटीज। अभी फॉरेन सिक्योरिटीज का क्या रोल होता है, आप अच्छे से समझ पाओगे कौन से चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर जो आपका मैक्रो का लास्ट चैप्टर है, बीओपी, उसके अंदर अच्छे से समझ पाओगे फॉरेन सिक्योरिटीज। ये तो है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। मनी और बैंकिंग, देखो नेशनल इनकम का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज था। मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो आगे इस्तेमाल होगा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत मजा आएगा मैक्रो पढ़ने के अंदर, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कनेक्टिविटी अच्छे से जानता है। तो कोई सेम बात है, 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, आउट ऑफ व्हिच 115 करोड़ वैल्यू मस्ट बी ऑफ गोल्ड। 115 करोड़ क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये जो सारा पॉइंट है ना, ये एक्चुअल के अंदर सारा का सारा है ना बैंकिंग चैप्टर का है। ये अच्छे से बैंकिंग के अंदर आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। हमने कहा सर मनी सप्लाई के अंदर सी प्लस डीडी प्लस ओडी आता है, मैंने कहा डीडी भी आता है, आप इसे एनडीडी भी कर सकते हो। अब तो एनडीडी क्या होता है सर, नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट सर मतलब ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है सर, मैं कहता हूँ फर्क है इंटर बैंकिंग क्लेम्स का। सर एक चीज सर समझ में नहीं है, मैंने कहा देखो अब एक बैंक है, उसे बैंक को शॉर्टेज ऑफ कैश महसूस हुई, शॉर्टेज ऑफ कैश। अब इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टेज ऑफ कैश ऐसा नहीं कि बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, नहीं ऐसा, बैंक ज्यादा ऐसी सिचुएशन नहीं आते। ऐसा केस हो गया कि बैंक ने किसी बड़ी पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा लोन पे दे दिया, ठीक है। अब बैंक के पास पैसे मांगने वाला भी एक बहुत बड़ा आदमी हो गया, वो भी कहता है कि उसने किसी को, बैंक के मान लो भी करेक्ट हो, 1000 करोड़ पड़े थे, उसने किसी बंदे को दे दी कि भैया आप 900 करोड़ दे दे, 100 करोड़ उसके पास पड़े। एक बंदा आ गया, कहता है जी मैंने आपके पास है ना 10,000 करोड़ दिए थे ना, मुझे वैसे 500 करोड़ दे दो। बैंक तो आ गया ना घबराहट में कि भैया ये पैसे मांगने आ गए मेरे पास, तो वैसे 100 करोड़ है। तो वो क्या करेगा, अपने कोई भी पड़ोसी बैंक से क्या कहता है कि थोड़ा पैसा दे दो। ये चैप्टर नंबर 10 का कंसेप्ट आपके बिजनेस स्टडीज का। तो मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ कनेक्टिविटी है हर जगह। अब आप इसके ऊपर है ना नोट कर लेना, जो मेरे नोट्स आएंगे ना, जो आप प्रिंट आउट लोगे इसके ऊपर नोट कर लेना, चैप्टर नंबर 10। इसके अंदर हम कॉल मनी के बारे में जानेंगे, वो इन सारी चीजों से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि देखो, सॉरी आज थोड़ी तबियत गड़बड़ है थोड़ी। ओके, जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स क्या करते हैं हमने देखा। अब एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा उधार लेना पड़ा, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है बैंक की, जैसे उसने पैसे मांग लिया, फिर सीआरआर को भी मेंटेन करने के लिए, जो मैंने सीआरआर पहले बताया था ना, कि थोड़ा सा अमाउंट जो है ना उन्हें आरबीआई के पास रखना पड़ता है बैंक्स को। तो वही अमाउंट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने दे तो दिया इतना पैसा। अब आरबीआई ने तो क्या हुआ था कि भैया हमारा पैसा, आरबीआई को पैसे देने के लिए पैसा बचा नहीं, तो उसने क्या किया, दूसरे बैंक से उधार ले लिया पैसा। तो ये क्या पैसा देखा जाए तो ये बैंक के लोगों का नहीं, ये तो एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसा दिया है, तो इस पैसे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड in money supply as it does not include interbanking claims, that is the claim of one bank against other। एक बैंक ने दूसरे बैंक से पैसे लिए हुए हैं, these are not a part of demand deposits of people। ये demand deposits of people के अंदर नहीं आता है।
फिर M4, ये बस इतना याद रख लो आप कि M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड मेजर है, M1 मोस्ट लिक्विड मेजर है। इसका बेसिकली क्या है कि M1 जो है ना, देखा जाए M1, मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। M1 का आपको फॉर्मूला पता है सर, C प्लस डी डी प्लस ओडी। मैंने कहा बिल्कुल सही, यही फॉर्मूला होता है, C प्लस डी डी प्लस ओडी। लेकिन M4 और M2 का जो फॉर्मूला होता है, इसके अंदर भी M1 पे यूज किया जाता है। M1 के बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन लगाई जाती है, M3 के अंदर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन लगाई जाती है M1 को ऐड करने के बाद। लेकिन M4 जो है ना, उसके अंदर पता है क्या है, M3 को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो M4 का जनरली देखा जाए जो कंसेप्ट है वो जनरली बहुत बड़ा है। जनरली क्या है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए ये क्या है, लीस्ट लिक्विड है कि इसे निकालने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, या फिर मतलब इजीली नहीं निकलता। वही मोस्ट लिक्विड है, यानी कि यहाँ पे लिक्विड का क्या मतलब है कि सबसे ज्यादा मतलब बहुत आसानी से निकल जाना। अब हम बहुत इजीली इस कंसेप्ट से C प्लस डी डी प्लस ओडी से हमारे इकोनॉमी के मनी सप्लाई निकाल सकते हैं। लेकिन अगर M4 निकालना है, उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, M1 निकालना पड़ेगा। M1 के बाद M3 निकालोगे, M3 निकालने के बाद आपको टोटल डिपॉजिट जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के होंगे उन्हें भी निकालना पड़ेगा। देखा जाए तो M4 क्या है, सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड मेथड है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर है। आगे देखते हैं, डिमांड डिपॉजिट आर नॉट लीगल टेंडर। क्यों नहीं होते? बहुत लीगल टेंडर एजर्सन रीजनिंग के अंदर आ सकता है। लीगल टेंडर नहीं होते, क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर विद द बैंक एंड चेक कैन बी इशूड अगेंस्ट दीस ट्रांसफर्स के अगेंस्ट चेक में इशू हो सकते हैं। बैंक के अंदर गुप्ता जी ने भी डाला, शर्मा जी ने भी डाला, तीसरे भटेजा साहब आगे पैसे लेने के लिए, हमने तो भटेजा साहब को पैसा दे दिया। लेकिन अगर देखा जाए जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो क्या लीगल पैसा है? सर लीगली थोड़ी ना, हमने तो डाल दिए। हम बैंक को बस इतना पता है कि जी शर्मा जी का इतना पैसा आया है, वो आएंगे, किसी तीसरे बंदे का पैसा आएगा, हम उन्हें दे देंगे। अकॉर्डिंग टू केंद्रीय इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देखा जाए ये 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू केंद्रीय इकोनॉमिक्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ फंक्शन ऑफ मनी कौन सी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग? केंद्रीय इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है और इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। थैंक यू भी लिखा गया, पहले थोड़ा थैंक यू ऐड कर देते हैं। लास्ट टॉपिक तो समझा दिया, डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ बेसिस। मैं हमेशा कहता हूं डिफरेंशिएशन किसके से आपसे लिखना, हमेशा बेसिस के अकॉर्डिंग लिखना। ज्यादा कुछ नहीं यार, इकोनॉमिक्स के तो डिफरेंशिएशन में ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब जैसे इसमें पूछा, आपको पता है टर्म डिपॉजिट क्या होता है, आपको पता है डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, दोनों चीज मैंने अच्छे से समझाई है। अगर आपको नहीं भी आती, आप बैंकिंग के अंदर वापस इन सारी चीजों को अच्छे से सीखोगे। तो सबसे पहले टाइम बेसिस। सर टर्म डिपॉजिट्स के अंदर कोई भी हमारी कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, ये जनरली एफडी होती है। टर्म डिपॉजिट्स क्या होती है? टर्म डिपॉजिट्स क्या होती है? एफडी होती है। सॉरी, टर्म डिपॉजिट्स क्या होती है? एफडी होती है। और डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं, जो आपके नॉर्मल पैसे हैं, वो क्या एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखता है? नहीं सर, जब मर्जी निकाला, जब मर्जी डाला, वही बात होगी। और इस टर्म डिपॉजिट क्या होती है? एफडी के अंदर जब मर्जी पैसा डाला और जब मर्जी निकाला। नहीं सर, पैसा तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, टाइम बेसिस की एफडी का होता है, स्पेसिफिक पीरियड के ऑफ टाइम के लिए होती है कि 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 5 साल चलेगी। डिमांड डिपॉजिट जब तक आप बंद नहीं करते अकाउंट तब तक चल रहे जा रहे, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। विड्रॉल ऑफ अमाउंट, कि पैसा हम वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके अंदर आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, दे कैन नॉट बी विड्रॉन एनी टाइम, दे कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट, इशू ऑफ चेक। देखो, अगर पैसा ही नहीं निकाल सकते तो आप चेक भी इशू नहीं कर सकते, कॉमन सेंस। और अगर देखा जाए, अगर आप पैसा निकलवा सकते हो तो आप चेक भी उसके बदले में जो है इशू कर सकते हो। तो विद दिस वीडियो वी कम टू एन एंड ऑफ सप्लाई ऑफ मनी का भी हमने कंसेप्ट पूरा कर लिया। हमने पूरा चैप्टर ए टू जेड अच्छे से गो थ्रू कर चुके हैं। सो टिल देन सी यू गाइस, इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं हम लोग। अब इसका वन शॉट भी आ जाएगा, वन शॉट भी अगर लगाना चाहो क्विक रिवीजन के लिए तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, नया चैनल है, अभी हम 210 सब्सक्राइबर्स के ऊपर है। आप लोगों का प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा, हम 500 तक भी पहुंचे तभी हम बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो प्लीज गाइस, थैंक यू वेरी मच। Okay, till then do whatever you want to do, man, but don't trouble your mata, pita and Bharat Mata. Jai Hind guys.